औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 31 चैप्टर नंबर 5 एसी सर्किट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एसी सर्किट को स्टार्ट करने से हम स्टार्ट में मैं डीसी को पढ़ाऊंगा। डीसी आपके पास विच कैन चेंज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। एसी डीसी वोल्टेज या डीसी करंट, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड को तो चेंज कर सकता है लेकिन डायरेक्शन को चेंज ना कर सके, उसको हम डीसी कहते हैं। ठीक है, डीसी फिर आपके पास दो किस्म के हैं, फ्लक्चुएटिंग डीसी एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग डीसी। फ्लक्चुएटिंग डीसी एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग डीसी। फ्लक्चुएटिंग डीसी इज द आउटपुट ऑफ एसी जनरेटर, जो कि मैग्नीट्यूड को तो चेंज कर सकता है लेकिन डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज द आउटपुट ऑफ अ डीसी जनरेटर। ठीक है, आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं। नॉन फ्लक्चुएटिंग डीसी विच कैन नॉट चेंज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो ना तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है ना डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं आउटपुट ऑफ बैटरी और सेल। ठीक है, बैटरी जो आप आम सर्किट में इस्तेमाल करते हैं या सेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसका आउटपुट आपके पास जो है वो नॉन फ्लक्चुएटिंग डीसी होता है। और याद रखें, नॉन फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी भी कहा जाता है। आप देखें, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम प्योर डीसी कहते हैं। और याद रखें, प्योर डीसी का फ्रीक्वेंसी आपके पास 0 होता है और फ्लक्चुएटिंग डीसी का फ्रीक्वेंसी आपके पास नॉन 0 होता है। ठीक है, आउटपुट ऑफ डीसी जनरेटर, याद रखें, जिस फ्रीक्वेंसी से जनरेटर का कॉइल रोटेट होता है वही फ्रीक्वेंसी आपके पास फ्लक्चुएटिंग डीसी का होता है। ठीक है, और नॉन फ्लक्चुएटिंग डीसी, जिसको हम प्योर डीसी कहते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगा? 0। इसका फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगा? 0 होगा। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं नॉन फ्लक्चुएटिंग डीसी, हम इसको कहते हैं। ठीक है, बाकी फॉर्मूले आपके पास वही फ्लक्चुएटिंग डीसी का, V is equal to V naught sin theta, I is equal to I naught sin theta। ये AC और DC दोनों के लिए इक्वेशंस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन DC में ख्याल ये रखना है कि आपके पास डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास DC। अच्छा, अब AC को हम डिस्कस कर रहे हैं। AC आपको पता है, AC which can change both magnitude and direction, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास AC है। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसको हम कहते हैं दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं AC, अल्टरनेटिंग जो है वेरिएबल्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसको हम कहते हैं दिस इज वन साइकिल। ठीक है, वन साइकिल ऑफ AC, और एक साइकिल में 2 हाफ साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, इसको मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अगर यहां पर इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पोलैरिटी ये हो, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पोलैरिटी आपके पास ये होगा। ठीक है, माइनस प्लस, ये आपके पास पोलैरिटी होगा फॉर अ नेगेटिव हाफ साइकिल, और इसको हम कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, अच्छा, अब इसका आपके पास AC वोल्टेज V is equal to V naught sin theta, और हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि V naught आपके पास जो है N ओमेगा AB के बराबर है। ठीक है, I is equal to I naught into sin theta, और अगर I naught आपको याद हो, V naught डिवाइड बाय R, और N ओमेगा AB डिवाइड बाय R। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं I naught, द पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ये आपके पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपके पास बन जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज और AC करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। द वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज एंड AC करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इस V naught को हम कहते हैं और I naught को
इसको हम कहते हैं दिस इज पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू। ये देखे, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज होते हैं। अगर ये वोल्टेज का है तो ये आपके पास V0 होगा, ये आपके पास -V0 होगा। ठीक है, सो V0 और I0 ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, और जो थीटा आपके पास होता है, थीटा, इसको हम कहते हैं दिस इज फेज एंगल। इसको हम फेज एंगल कहते हैं। ठीक है, और फेज एंगल आपके पास जो है ये आपको इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये आपको किस चीज के बारे में बताता है? इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ AC, एंड डायरेक्शन ऑफ AC। ठीक है, ये बात याद रखिए, इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ AC को रिप्रेजेंट करता है थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इस पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ये है कि एक डायरेक्शन करंट का होगा सर्किट में, और नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये होता है कि दूसरा डायरेक्शन। तो एक साइकिल में दो डायरेक्शंस होते हैं। एक साइकिल में, AC के एक साइकिल में दो डायरेक्शंस होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि द डायरेक्शन चेंज इन वन साइकिल ऑफ AC इज, अगर मैं चलिए यहां पर लिख लेता हूं एक MCQ, द डायरेक्शन चेंज of AC voltage during one cycle will be dash। A ऑप्शन आपके पास जो है 1, B ऑप्शन 2, C ऑप्शन 3, D ऑप्शन 4। तो एक साइकिल में डायरेक्शन चेंज कितने होते हैं? सो द आंसर इज 1। आप थोड़ा सा मुझे देखें, मैं अगर इस तरफ जा रहा हूं और फिर मैंने डायरेक्शन को चेंज किया, अब इस तरफ जा रहा हूं, तो आप मुझे यह बताएं कि इस ट्रेवल के दौरान कितने दफा मैंने डायरेक्शन को चेंज किया? तो एक दफा मैंने डायरेक्शन चेंज किया। पहले मैं इस तरफ जा रहा था, फिर मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो मैंने एक दफा डायरेक्शन को चेंज किया ड्यूरिंग माय दिस ट्रेवल। ठीक है, तो AC के एक साइकिल में दो डायरेक्शंस होते हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज एक दफा होता है। एक साइकिल में डायरेक्शन चेंज कितनी दफा होता है? एक दफा आपके पास होता है। अच्छा, एक साइकिल में कितनी दफा AC वोल्टेज या AC करंट मैक्सिमम होगा? एक साइकिल में कितने दफा करंट या वोल्टेज मैक्सिमम होगा? तो याद रखिए, एक साइकिल में दो दफा करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है, या वोल्टेज मैक्सिमम होता है। तो मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं कि अगर मैं AC में, ठीक है, AC सर्किट में एक बल्ब को लगा रहा हूं, तो एक साइकिल में कितनी दफा वो हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा? मैक्सिमम ब्राइटनेस एक साइकिल में कितनी दफा देगा? तो याद रखिए, एक साइकिल में दो दफा मैक्सिमम ब्राइटनेस बल्ब हमें देगा। ठीक है, और हम पाकिस्तान में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, हम जो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, बिजली, तो उसका फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है दिस इज 50 हर्ट्ज। तो देखिए, जो AC हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस AC सर्किट में अगर मैं एक फिलामेंट बल्ब को लगा लूं, तो वो आप बताएं कि एक सेकंड में कितनी दफा मैक्सिमम ब्राइटनेस हमें देगा? एक सेकंड में वह बल्ब कितनी दफा मैक्सिमम ब्राइटनेस शो करेगा? तो देखिए, हम जो बिजली इस्तेमाल करते पाकिस्तान में, उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, वो 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज मींस 50 साइकिल्स पर सेकंड। 50 साइकिल्स पर सेकंड। एक साइकिल में दो दफा करंट मैक्सिमम होता है, तो दो दफा ब्राइटनेस मैक्सिमम होता है। तो अब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो एक सेकंड में 100 टाइम्स करंट मैक्सिमम होता है, या एक सेकंड में 100 टाइम वोल्टेज मैक्सिमम होता है। तो एक बात याद रखिए कि एक सेकंड में जो फिलामेंट बल्ब होगा वो 100 टाइम्स जो है वो मैक्सिमम ब्राइटनेस हमें देगा, वो मैक्सिमम ब्राइटनेस हमें देगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कितने दफा करंट मैक्सिमम होगा एक सेकंड में? तो 100 टाइम्स। तो एक सेकंड में 100 टाइम्स अगर एक बल्ब हम लगा लें, वो हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस शो करेगा। ठीक है, और देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप डबल कर जाए, या एंगुलर वेलोसिटी को, या एरिया को, या मैग्नेटिक फील्ड को, तो पीक वैल्यू विल बी डबल।
पीक वैल्यू आपके पास डबल हो जाता है। ठीक है, ये याद रखें। तो V नॉट N ओमेगा ए बी, ये आपके पास AC वोल्टेज और AC करंट के इक्वेशंस आपके पास बन गए हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास दो किस्म के डिवाइसेस होते हैं, AC वोल्टेज AC वोल्ट मीटर, DC वोल्ट मीटर, AC एम्पेयर मीटर, DC एम्पेयर मीटर। ठीक है, इसी तरह AC ओहम मीटर, DC ओहम मीटर। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिए, आपके पास जो DC इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, DC इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, DC electrical devices can measure mean or average value of AC. DC electrical devices, वोल्ट मीटर आपके पास हो गया, ठीक है, एम्पेयर मीटर आपके पास हो गया, या मैं चले मीटर लिख लेता हूं, एटसेट्रा। याद रखें, डीसी मेजरिंग डिवाइसेस जो है वो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी को मेजर करते हैं, और जो डीसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये वाला इक्वेशन आपके पास। ठीक है, ये वाला इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB इनटू cos अल्फा। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द डीसी मेजरिंग डिवाइसेस। ठीक है, और याद रखें, मीन वैल्यू ऑफ एसी इज अ 0। अगर आप एसी वोल्टेज का मीन वैल्यू निकाल लें, ठीक है, वो आपके पास 0 होता है। अगर आप मीन वैल्यू एसी करंट का मालूम करें, वो आपके पास 0 होता है। द मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट एंड एसी वोल्टेज इज अ 0, और ये आपके पास क्यों 0 होता है? देखिए, ये अगर आप कोई डीसी मेजरिंग डिवाइस एसी सर्किट में लगा लें, तो उसमें तो डायरेक्शन चेंज होता है, तो डायरेक्शन चेंज का फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है नॉर्मली, ठीक है, तो इसलिए जो कॉइल होता है वो रेस्ट में ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, तो वो रेस्ट में आपके पास होगा। ठीक है, तो मीन वैल्यू ऑफ एसी इज ऑलवेज 0। अब अगर आपके घरों में जो बिजली है वो एसी है, अगर फैन से आप करंट मालूम करना चाहते हैं और आप एक डीसी एम्पेयर मीटर लगा लेते हैं, तो डीसी एम्पेयर मीटर आपको 0 करंट शो करेगा, लेकिन फैन तो ऑन है। अगर ट्यूबलाइट आपके कमरे में लगा हुआ है, उससे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, अगर आप उसके साथ वोल्टमीटर लगा लें, डीसी वोल्टमीटर लगा लें, वो आपको 0 वोल्टेज शो करेगा, लेकिन फैन तो ऑन है, ट्यूबलाइट तो ऑन है, बिजली तो है, तो फिर करंट किस तरह 0 हुआ, वोल्टेज किस तरह 0 हुआ? क्योंकि डीसी मेजरिंग डिवाइसेस वो मीन वैल्यूज को मेजर करते हैं। अगर आप इस एसी साइकिल में देखें, ठीक है, तो इसका एरिया इनक्लोज्ड +A है और इसका एरिया इनक्लोज्ड -A है। अगर आप नेट एरिया मालूम करें जो कि एवरेज वैल्यू है, सो दिस इज +A -A इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये नेट एरिया आपके पास एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आप ये देखिए, I इज इक्वल टू I0 sin थीटा एंड V इज इक्वल टू V0 sin थीटा। ठीक है, अगर मैं इस करंट का जो कि AC है, अगर मैं मीन वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है, अगर मैं मीन वैल्यू निकाल लेता हूं, तो I0 ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का अगर आप मीन या एवरेज निकाल लेते हैं, वही वैल्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास I0 और ये आपके पास मीन वैल्यू ऑफ साइन थीटा आपके पास बन गया। और ये बात याद रखें कि फॉर वन साइकिल द मीन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एक साइकिल के लिए मीन वैल्यू ऑफ साइन थीटा वो आपके पास 0
होता है। ठीक है, द मीन वैल्यू फॉर वन साइकिल इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास साइन थीटा है। सो द मीन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि मीन वैल्यू साइन थीटा का आपके पास किस तरह 0 होगा, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। मीन वैल्यू ऑफ साइन थीटा, अगर थीटा 0 हो तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। अगर 90 हो, साइन 90 इज इक्वल टू 1। 180 0, 270 ये आपके पास -1 डिवाइड बाय 4, ये आपके पास 0 आ जाए। तो एक बात याद रखिए, मीन वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज वेल एज मीन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा का मीन वैल्यू और कॉस थीटा का मीन वैल्यू दोनों आपके पास जो है वो 0 होते हैं। तो यही वजह है कि मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट और मीन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज इक्वल टू 0। और डीसी मेजरिंग डिवाइसेस वो तो मीन वैल्यू को मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं एसी मेजरिंग डिवाइसेस। ठीक है, एसी मेजरिंग डिवाइसेस आपके पास जो है मेजर आरएमएस वैल्यूज, ये आरएमएस वैल्यूज को मेजर करते हैं। ठीक है, एसी मेजरिंग डिवाइसेस एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवरेज पावर लॉस्ट। एवरेज पावर लॉस इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। डीसी मेजरिंग डिवाइसेस का वर्किंग प्रिंसिपल टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल है, और एसी मेजरिंग डिवाइसेस का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एवरेज पावर लॉस है। अब देखिए, हमने तो पढ़ा कि मीन वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0, लेकिन अगर आप पावर की इक्वेशन में देखें, आई पे स्क्वायर है, आई पे क्या है? स्क्वायर है। अगर आई पे स्क्वायर है तो हम एसी करंट का स्क्वायर लेकर उसका मीन निकालकर अंडर रूट निकालते हैं, जिसको हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एसी मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है, एसी मेजरिंग डिवाइसेस आपके पास वोल्ट मीटर, एमीटर एटसेट्रा, ठीक है, ये आपके पास जो है आरएमएस वैल्यूज को मेजर करता है, और आरएमएस वैल्यूज अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। और एसी मेजरिंग डिवाइसेस का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो एवरेज पावर लॉस होता है, और डीसी मेजरिंग डिवाइसेस का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल आपके पास होता है। टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल होता है, लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास एवरेज पावर लॉस आपके पास होता है। ठीक है, अगर आप पावर लॉस के फॉर्मूले में देखें तो आई पे स्क्वायर होते हैं और वी पे भी स्क्वायर होते हैं, तो हम स्क्वायर निकालकर मीन निकालते हैं और आरएमएस वैल्यूज को हम मालूम करते हैं। ठीक है, अब मीन वैल्यू ऑफ साइन थीटा आपके पास 0 है। अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं आरएमएस वैल्यूज। रूट, देखिए आर आपके पास है, ये रूट के लिए है, एम आपके पास जो है ये मीन के लिए है, एस इज फॉर स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, इसका डिफिनीशन आपके पास क्या है? दोज वैल्यूज ऑफ एसी whose effect is same as that of DC. Those values of AC, AC के वो values जिसका इफेक्टिव वैल्यू DC के बराबर हो, उसको हम RMS वैल्यू कहते हैं। ठीक है, VRMS, R स्क्वायर रूट, M मीन, और एस आपके पास जो है वो स्क्वायर। ठीक है, ये आर एम रूट मीन, ठीक है, ये रूट, ये मीन, ये स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इस पे होगा, अच्छा वी पे होगा। रूट मीन स्क्वायर, ये रूट, ये मीन, ये स्क्वायर वैल्यू, ये वी आर एम एस कहलाता है। एंड दिस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2। ठीक है, या इसको हम 0.707 वी नॉट, या इसको हम इफेक्टिवली वी डीसी कहते हैं। वी आर एम एस, आर इज फॉर द स्क्वायर रूट, एम इज फॉर द मीन, एस इज फॉर द स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, दिस इज इक्वल टू
वी नॉट डिवाइड बाय √2, या ये आपके पास 0.707 वी नॉट, या इसको हम VDC कहते हैं। ठीक है, IRMS, ठीक है, R आपके पास स्क्वायर रूट, M आपके पास मीन, S आपके पास जो है स्क्वायर, तो I का स्क्वायर, R रूट, M मीन, S फॉर स्क्वायर, तो करंट के स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट, ये IRMS कहलाते हैं। और ये आपके पास I नॉट डिवाइड बाय √2 0.707 I नॉट, ये आपके पास IDC होगा। ठीक है, तो अगर आप पीक वैल्यू को √2 पे डिवाइड करें, अगर आप पीक वैल्यू को √2 पे डिवाइड करें, ठीक है, या पीक वैल्यू के साथ 0.707 मल्टीप्लाई करें, किस चीज के पीक वैल्यू के साथ? AC के पीक वैल्यू के साथ, तो वो उसी AC का RMS वैल्यू आपको देगा, AC का RMS वैल्यू आपको देगा, जो कि इफेक्टिवली DC के बराबर है। ठीक है, अगर आप करंट के पीक वैल्यू को √2 पे डिवाइड करें, या पीक वैल्यू को आप 0.707 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपको जो है इफेक्टिवली DC वैल्यू या RMS वैल्यू ऑफ करंट आपको देगा। तो ये VRMS है, दिस इज IRMS। ठीक है, इससे आप रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। और देखिए, अब यहां पर अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स को इस डिफिनेशन की समझ नहीं आ रही कि दोज वैल्यूज ऑफ AC हुज इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ DC, उसको हम RMS वैल्यू कहते हैं। तो मैं इसके लिए एक मिसाल आपको देता हूं। आपके घरों में बिजली जो है वो AC है, और आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना, यूज करते हैं कि 220 वोल्ट का है, तो 220 वोल्ट ये RMS वैल्यू है। जो आप कहते हैं ना कि घरों में हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 220 वोल्ट का होता है, तो 220 वोल्ट ये RMS वैल्यू है। इसका पीक वैल्यू राउंड अबाउट 310 और 315 के दरमियान जो है इसका पीक वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखिए, आप जो घरों में बिजली इस्तेमाल करते हैं 220 वोल्ट का 220 वोल्ट RMS वैल्यू है। अगर आपके घर में की हीटर है और आपने एक बाल्टी पानी उस हीटर पर रख लिया, और हीटर आप AC से ऑपरेट कर रहे हैं जिसका RMS वैल्यू 220 वोल्ट है, और वो एक बाल्टी पानी को आधे घंटे में बॉयल कर लेता है, आधे घंटे में बॉयल कर लेता है। तो अगर मैं एक DC बैटरी लूं, DC सोर्स लूं जिसका 220 वोल्ट पोटेंशियल हो, AC के RMS 220 था, पीक 310 से ऊपर होता है। ठीक है, और DC मैंने 220 वोल्ट का लिया, और मैंने एक हीटर को ऑपरेट किया उसी पावर वाला, और उतने ही पानी मैंने रख लिया बॉयल करने के लिए, तो वो भी आधे घंटे में पानी को उस बॉयल करेगा। तो देखिए, DC 220 वोल्ट का उसने भी आधे घंटे में पानी को बॉयल किया, और उतने ही पानी को AC जिसका RMS वैल्यू 220 वोल्ट था, उतने ही टाइम में उतने ही पानी को उसने बॉयल किया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो DC RMS वैल्यू है वो इफेक्टिवली DC के बराबर आपके पास होता है। ठीक है, ये याद रखें। तो VRMS और IRMS का मतलब आपके पास ही होता है। एक दूसरा मिसाल भी मैं आपको देता हूं। अगर आपके घर में एक एनर्जी सेवर लगा हुआ है, और एनर्जी सेवर को हम इस बिजली से चला रहे हैं जो आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं 220 वोल्ट का, तो RMS वैल्यू 220 वोल्ट का। ठीक है, अगर वो एनर्जी सेवर एक घंटे में 100 जॉल एनर्जी लॉस करता है, अगर आप उसी एनर्जी सेवर को एक DC सोर्स जिसका वैल्यू 220 वोल्ट है आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी एक घंटे में 100 जॉल एनर्जी को लॉस करेगा। इसका मतलब आपके पास ही होता है। तो देखिए, आपको पीक वैल्यू ऑफ AC गिवन होगा, और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका इफेक्टिव DC वैल्यू क्या होगा, इसका RMS वैल्यू क्या होगा, तो उसी पीक वैल्यू को आप √2 पे डिवाइड करें। ठीक है, ये याद रखें, या 0.707 टाइम्स ऑफ I नॉट, ये आपको RMS। और देखिए, मैंने आपको यहां पर लिखा है कि AC मेजरिंग डिवाइसेस RMS वैल्यूज को मेजर करता है। एक बल्ब है, ठीक है, जो कि हम AC से ऑपरेट कर रहे हैं, और मैं एक मीटर से करंट को मालूम करना चाहता हूं कि उस बल्ब से करंट कितना गुजर रहा है। ठीक है, मीटर मुझे बता रहा है 2 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, तो फिर मीटर जो आपको 2 एम्पेयर AC करंट दे रहा है वो वैल्यू क्या होगा? RMS होगा, पीक वैल्यू होगा, ठीक है, या नेगेटिव पीक वैल्यू होगा, या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा आपके पास? RMS वैल्यू होगा। ठीक है, एक फैन है, AC से आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उस फैन से पोटेंशियल ड्रॉप में मालूम करना चाहता हूं, उस फैन का पोटेंशियल ड्रॉप में मालूम करना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर मैं उसका पोटेंशियल ड्रॉप मालूम करना चाहता हूं, मैंने वोल्ट मीटर लगा लिया, वोल्ट मीटर मुझे बता रहे 220 वोल्ट,
ये 220 वोल्ट कौन सा वैल्यू होगा, आरएमएस होगा। ठीक है, पीक वैल्यू होगा, क्या होगा, तो ये आपके पास आरएमएस वैल्यू होगा। अगर एसी मेजरिंग डिवाइस आप लगा ले तो एसी मेजरिंग डिवाइसेस हमेशा आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, वो पीक वैल्यू को मेजर नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपको पीक वैल्यू गिवन है, आप आरएमएस या इफेक्टिव डीसी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको आरएमएस वैल्यू गिवन है और पीक वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, तो वो भी आप इसी फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि मैं इसी के साथ ही लिख लेता हूं, इसके नीचे ही लिख लेता हूं, वी नॉट आपके पास अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस एंड आई नॉट आपके पास अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आई आरएमएस। ठीक है, तो ये आपके पास पीक वैल्यूज। तो अगर आरएमएस वैल्यूज गिवन है, आप पीक वैल्यूज को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीक वैल्यूज गिवन है, आप आरएमएस वैल्यूज को मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, 0.707 को अगर आप राउंड ऑफ करें तो 0.7 भी आप लिख सकते हैं, यहां पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। ठीक है, वी आरएमएस इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ आई नॉट। सही है, अगर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वी आरएमएस इज इक्वल टू 70%, सॉरी ये वी नॉट, ठीक है, 70% ऑफ पीक वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू इज 70% ऑफ पीक वैल्यू। ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, तो ये तो आपके पास फार्मूले बन गए हैं। अगर पीक वैल्यू गिवन है आरएमएस, अगर आरएमएस गिवन है तो आप पीक वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। मैं अगर एक एमसीक्यू कर लूं, ठीक है, एट व्हाट एंगल बिटवीन नॉर्मल यूनिट वेक्टर या वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एरिया ऑफ coil of generator of AC generator and magnetic field strength for which output of AC generator is a RMS value of AC। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि एसी जनरेटर के कॉइल का वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या होगा, ठीक है, जिसके लिए आउटपुट ऑफ एसी जनरेटर आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ए ऑप्शन 0, ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास जो है पाई डिवाइड बाय 4 रेडियन, सी ऑप्शन पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन एंड डी ऑप्शन आपके पास जो है पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन। ठीक है, तो एंगल क्या होगा फॉर विच द आउटपुट ऑफ एसी जनरेटर इज द आरएमएस वैल्यू। तो देखिए आपके पास जनरेटर की इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नहीं है। ठीक है, दिस इज द आउटपुट ऑफ एसी जनरेटर और थीटा आपको थीटा में क्या रख लो कि V आपके पास वी नॉट डिवाइड बाय √2 हो, जो कि आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो वो कौन सा एंगल है जिसपे आपके पास साइन थीटा 1 डिवाइड बाय √2 वैल्यू आपको देता है, तो वो 45 डिग्री आपके पास है। ठीक है, और 45 डिग्री पाई डिवाइड बाय 4 रेडियन के बराबर आपके पास होता है। ठीक है, दिस इज द आउटपुट ऑफ एसी जनरेटर, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, आरएमएस वैल्यू वी नॉट डिवाइड बाय √2 के बराबर होता है। तो थीटा में क्या रख लो कि साइन थीटा आपको 1 डिवाइड बाय √2 वैल्यू दे। ठीक है, तो आप इसमें पुट करें 45 डिग्री, आपके पास जो आउटपुट ऑफ एसी जनरेटर होगा वो आरएमएस वैल्यू होगा। तो इस किस्म के टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आरएमएस वैल्यूज वगैरह में। सही है, तो ये आपके पास जो है आरएमएस वैल्यूज में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास जो है वो बन गया है। अच्छा, अब इस तरह भी आपको मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि पीक वैल्यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो आप बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका वैल्यू 220 वोल्ट है, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो फिर आप ये बताएं व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज का पीक वैल्यू आपके पास क्या होगा, 310 वोल्ट, ठीक है, 3 आपके पास 50 वोल्ट, सी ऑप्शन आपके पास 440 वोल्ट एंड डी ऑप्शन आपके पास जो है 3
80 वोल्ट। ठीक है, तो राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली 310 वोल्ट आपके पास जो है वो पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, फार्मूला में जो कि आप फार्मूला अगर आपको याद हो तो आप आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी चैप्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद आप क्या करें, आप बैठे और उस सारे जो चैप्टर है उससे मैथमेटिकल फार्मूले निकालें और अपने पास नोट करें। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन था इन द आरएमएस वैल्यूज या इफेक्टिव डीसी। वीआरएमएस मींस इफेक्टिव वीडीसी। अच्छा, एक और चीज याद रखिए, रेजिस्टर ओनली is used to control current in DC circuit। ठीक है, बट यहां पर मैं लिख लेता हूं, बट रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आर एनी combination of these devices can be used to to control current in a AC circuit। याद रखें, DC सर्किट में हम सिर्फ रेजिस्टर को इस्तेमाल करेंगे टू कंट्रोल द करंट इन अ DC सर्किट, और एसी सर्किट में आप रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और इसका कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं टू कंट्रोल करंट इन एसी सर्किट। ठीक है, सो ये बात याद रखें। अब एसी सर्किट में हम जो है कोई भी डिवाइस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम एक एक डिवाइस को लेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और चीज मेरे जहन में आ गई तो ये भी अपने पास नोट करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साइकिल ऑफ एसी में जो आउटपुट ऑफ जनरेटर होता है, कितने दफा आरएमएस वैल्यू आपको एक साइकिल में मिलता है? एक साइकिल में कितनी दफा आपको जनरेटर आरएमएस वैल्यू देते हैं? तो देखिए, आपके पास 45 डिग्री, ठीक है, 90 के साथ 45 ऐड करें 135 डिग्री, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। ठीक है, इस एंगल पे ये आपके पास एक साइकिल में इन वन साइकिल ऑफ एसी, इन वन साइकिल ऑफ एसी देयर आर 4 आरएमएस वैल्यूज। ठीक है, 4 आरएमएस वैल्यूज आपके पास होते हैं। ठीक है, 45 डिग्री पे 90 प्लस 45 तो 135, 180 प्लस 45 225, ठीक है, 270 प्लस 45 तो 315 डिग्री पे आपके पास वैल्यूज जो होते हैं वो आरएमएस वैल्यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम एसी सर्किट में एक एक डिवाइस को लेंगे। रेजिस्टर इन एसी सर्किट, कैपेसिटर इन एसी सर्किट, इंडक्टर इन एसी सर्किट। ठीक है, तो मैं रेजिस्टर इन एसी सर्किट ले रहा हूं। ठीक है, रेजिस्टर इन एसी सर्किट। अगर आप लोग एक रेजिस्टर को लगा लें, अगर आप एक रेजिस्टर को लगा लें एसी सोर्स के साथ, ठीक है, तो ये कहते हैं रेजिस्टर इन एसी सर्किट। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, यहां पर हम वायर्स के और सोर्स के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपके पास होते हैं द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, और रेजिस्टर एनर्जी लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये हो नहीं सकता कि रेजिस्टेंस हो और एनर्जी लॉस ना हो। ठीक है, तो रेजिस्टर इन एसी सर्किट, रेजिस्टर का बिहेवियर एसी और डीसी में सेम होता है। जिस तरह डीसी करंट को रेजिस्टर अपोज करता है, इसी तरह एसी सर्किट में भी अगर आप रेजिस्टर को लगा लें तो उसी तरह रेजिस्टर डीसी करंट और एसी करंट को भी कंट्रोल करता है या रेजिस्ट करता है। ठीक है, V is equal to V naught sin theta, I is equal to I naught sin theta।
एक बात स्टार्ट में याद रखिए कि अगर वोल्टेज और करंट में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और सेम एंगल हो, देखिए ना, साइन साइन और थीटा थीटा, तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और सेम एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये होगा कि वोल्टेज और करंट आपके पास जो है दे हैज अ सेम फेज, इसका फेज आपके पास सेम होता है, ठीक है। और दे हैज सेम फेज का मतलब आपके पास ये होता है कि फेज डिफरेंस आपके पास जो होते हैं बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज अ जीरो, ठीक है। हैज सेम फेज, फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। और अगर सर्किट का बिहेवियर आपके पास ये हो, इस सर्किट को फिर हम कहते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसको हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। अगर आपके पास एक सर्किट है, एसी सर्किट, और उसमें करंट और वोल्टेज का फेज सेम हो, तो वो सर्किट सिर्फ और सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ही हो सकता है, ठीक है। वो सर्किट सिर्फ और सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ही होता है। और अगर मैं इसके वेव फॉर्म को ड्रॉ करूं तो आप ये देख सकते हैं, ये अगर आपके पास एसी वोल्टेज है, ठीक है, तो ये आपके पास एसी करंट होगा, ये आपके पास एसी करंट होगा, एंड दिस इज एसी वोल्टेज। तो देखिए, जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होता है, जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज जीरो करंट भी जीरो, जब वोल्टेज नेगेटिव करंट भी नेगेटिव, ठीक है, जब वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है। तो इनका फेज आपके पास सेम होता है। तो अगर करंट और वोल्टेज का फेज सेम हो, द सर्किट इज नोन एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसको हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं, ठीक है। इसका एवरेज पावर लॉस क्या होगा, और हम एवरेज की बात क्यों करते हैं, हम एवरेज की बात क्यों करते हैं, क्योंकि एसी करंट वेरिएबल है, तो करंट वेरी हो रहा है, इसलिए हम उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज पावर लॉस ऑफ अ रेजिस्टिव सर्किट इज इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ आई एंड वी, ठीक है। अगर मैं आई नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, तो आई नॉट और वी नॉट आपके पास कॉमन है मीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। और याद रखे, द मीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज हाफ, ठीक है। द मीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा या द मीन वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, मैं ऊपर लिख लेता हूं, द मीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, या द मीन वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो एवरेज पावर लॉस इन अ रेजिस्टिव सर्किट इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट डिवाइड बाय 2, ठीक है। आई नॉट वी नॉट डिवाइड बाय 2, ये आपके पास एवरेज पावर लॉस होगा। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, आई नॉट डिवाइड बाय √2, वी नॉट डिवाइड बाय √2, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू आई RMS वी RMS, ठीक है। तो ये फार्मूला आप एवरेज पावर लॉस फॉर रेजिस्टिव सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीक वैल्यूज गिवन हो तो पीक वैल्यूज ऑफ एसी वोल्टेज और एसी करंट को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करें, आपके पास एवरेज पावर लॉस इन रेजिस्टिव सर्किट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास RMS वैल्यूज है तो RMS वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, आई RMS वी RMS प्रोडक्ट, दिस रिप्रेजेंट एवरेज पावर लॉस, ये एवरेज पावर लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इससे आप एवरेज पावर लॉस को मालूम कर सकते हो। और याद रखें, रेजिस्टिव सर्किट का एवरेज पावर लॉस नॉन जीरो होता है, ठीक है। रेजिस्टिव सर्किट का एवरेज पावर लॉस आपके पास जो होता है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो रेजिस्टर का बिहेवियर एसी सर्किट में उसी तरह ही होता है जिस तरह डीसी सर्किट में आपके पास होता है, करंट और वोल्टेज का फेज सेम होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर इन एसी सर्किट,
कैपेसिटर इन एसी सर्किट। अगर आप एक कैपेसिटर को लगा लें एसी सर्किट में, दिस इज सी, और ये आपके पास एसी सोर्स है, इसका वोल्टेज है आपके पास, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर अगर आप एसी सर्किट में लगा लें तो आप ये आपके पास लेट सपोज एसी वोल्टेज है, ये आपके पास लेट सपोज एसी वोल्टेज का वेव फॉर्म है। तो देखिए एसी वोल्टेज आपके पास इट इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में कैपेसिटर में मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर चार्ज होगा, कब तक चार्ज होगा? तब तक चार्ज होगा जब तक सोर्स और कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल सेम ना बन जाए। जब तक कैपेसिटर और सोर्स का पोटेंशियल सेम ना बन जाए तब तक आपके पास कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप इस वेव फॉर्म से ही देखें, आप इस वेव फॉर्म से ही देखें, ठीक है। द कैपेसिटर इज चार्जिंग, यहां पर कैपेसिटर आपके पास चार्ज और यहां पर मैक्सिमम चार्ज, तो मैं इसके ऊपर लिख लूंगा चार्जिंग, ठीक है। कैपेसिटर क्वार्टर साइकिल में चार्ज, यहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम, तो कैपेसिटर इज फुली चार्ज, ठीक है। अब यहां पर पोटेंशियल डिक्रीजिंग, द कैपेसिटर इज अ डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर इज चार्जिंग, यहां पर कैपेसिटर आपके पास जो है वो डिस्चार्ज होगा, यहां पर कैपेसिटर कंप्लीटली आपके पास जो है वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो देखिए हाफ साइकिल में एक दफा कैपेसिटर चार्ज होता है और एक दफा कैपेसिटर आपके पास जो है वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए, मैं अगर इसके ऊपर बना देता हूं ये कैपेसिटर, ठीक है, अगर यहां पर इसका ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज था, ये नेगेटिव था, तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल में उसी कैपेसिटर का ये वाला साइड नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां पर फिर आप देख सकते हैं कैपेसिटर इज अगेन चार्जिंग बट द पोलैरिटी विल बी अपोजिट, इसका पोलैरिटी और इसका पोलैरिटी अपोजिट होगा। तो यहां पर मैं चार्जिंग, ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं दिस इज डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, ये आपके डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग तो एक साइकिल में कैपेसिटर 2 दफा चार्ज होगा और 2 दफा डिस्चार्ज होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जिंग, CH फॉर चार्जिंग, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्चार्जिंग, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज मींस 50 साइकिल्स पर सेकंड। तो अगर इस AC से जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, आप एक कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं, तो 1 सेकंड में 100 टाइम्स कैपेसिटर चार्ज होगा और 100 टाइम्स 1 सेकंड में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जिंग एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्चार्जिंग, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखें, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सोर्स का पोटेंशियल। लेट्स सपोज ये सोर्स का पोटेंशियल है और यहां पर कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है। VS एंड VC हैज अ सेम फेज। सोर्स और कैपेसिटर के दरमियान, सोर्स और कैपेसिटर का पोटेंशियल का फेज जो होता है वो सेम होता है, और फेज डिफरेंस आपके पास जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अगर सोर्स का पोटेंशियल बढ़ रहा है तो कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान भी पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर सोर्स का पोटेंशियल डिक्रीज तो कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। एक बात तो आप लोग ये याद रखें। अच्छा, अब कैपेसिटर सेकेंड ईयर आप लोग फ्रेश पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो कैपेसिटर जब AC सर्किट में हम पढ़ते हैं तो हम स्टार्ट वोल्टेज से करते हैं। हम स्टार्ट कहां से करते हैं? वोल्टेज से करते हैं। एज V इज इक्वल टू V0 इंटू साइन थीटा, और फिर हम इससे करंट को निकालते हैं। हमने वोल्टेज से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि कैपेसिटर की इक्वेशन में Q इज इक्वल टू CV,
वोल्टेज होते हैं, इसलिए हम वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटिव सर्किट आपके पास है VC इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। वोल्टेज के इक्वेशन में साइन थीटा आता है। ठीक है, और करंट के इक्वेशन में IC इज इक्वल टू CV नॉट ओमेगा इंटू cos थीटा। ठीक है, IC इज इक्वल टू CV नॉट ओमेगा इंटू cos थीटा, और इसको हम लिखते हैं IC इज इक्वल टू I नॉट इंटू cos थीटा। प्रूफ आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर I नॉट आपके पास जो है इन अ कैपेसिटिव सर्किट, दिस इज इक्वल टू CV नॉट ओमेगा, दिस इज इक्वल टू CV नॉट ओमेगा। If the capacitance of a capacitor is given, if the peak value of AC voltage is given and angular velocity of AC is given, we can measure the maximum current in a capacitive circuit. ठीक है, तो इसमें MCQ ये भी आ सकता है कि the dimension of CV naught omega is same as the dimension of dash, तो current CV naught omega या omega को आप 2 pi divided by T भी लिख सकते हैं या 2 pi F भी लिख सकते हैं। अच्छा, CV नॉट 2 pi डिवाइड बाई T, इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं। CV नॉट 2 pi F, इस तरह भी इसको मैं लिख सकता हूं। तो CV नॉट ओमेगा 2 pi CV नॉट डिवाइड बाई T, 2 pi CV नॉट F, इसका डायमेंशन और करंट का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। अच्छा, अगर आप इन दो इक्वेशंस को देख ले, करंट और वोल्टेज के इक्वेशन को देख ले, सो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट है, एक में साइन है दूसरे में कॉस है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट है, इट मींस करंट और वोल्टेज का फेज सेम नहीं है। करंट और वोल्टेज का फेज सेम नहीं है। मैंने आपको रेजिस्टिव सर्किट में बताया कि अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सेम एंगल हो तो फेज सेम होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट हो तो फेज सेम नहीं होगा। अब देखें ना, इसमें साइन थीटा और इसमें cos थीटा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि VC एंड IC बोथ आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। VC और IC 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, या फेज डिफरेंस आपके पास जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो वोल्टेज और करंट का फेज सेम नहीं है। दूसरी बात याद रखें, AC सर्किट में जिस पैरामीटर के इक्वेशन में cos हो cos, वो लीड करेगा। वो क्या करेगा? वो लीड करेगा। किस तरह लीड करेगा? क्योंकि अगर आप इसमें थीटा 0 पुट कर ले, अगर मैं पुट करूं थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, और साइन 0 आपके पास होते वो 0 होता है। सो इट मीन दिस इज लीडिंग, दिस इज अ लीडिंग। ठीक है, और 0 आपको देता है, इट मीन्स दिस इज लैगिंग। तो जिस पैरामीटर के इक्वेशन में cos होगा वो लीड करेगा। कितने डिग्री से लीड करेगा? रिमेंबर, आपके पास IC जो है दिस इज लीडिंग बाय 90 डिग्री, और VC आपके पास जो है दिस इज लैगिंग बाय 90 डिग्री। IC लीड करते हैं 90 डिग्री से फ्रॉम VC, और VC आपके पास जो वो लीड करता है 90 डिग्री से फ्रॉम IC। फेज डिफरेंस आपके पास 90 है, क्योंकि 0 पे साइन थीटा 0 होता है और cos थीटा 1 होता है, और 90 पे cos थीटा 0 होता है, साइन थीटा 1 होता है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस आपके पास जो है वो 90 डिग्री आपके पास है। अगर आप इसके वेव फॉर्म को ड्रा करें तो देखिए cos 0 1, ये मैक्सिमम से शुरू होगा, ये मैक्सिमम से शुरू होगा। ठीक है, और ये आपके पास जो है ये 0 से शुरू होगा। ये साइन कर्व है, 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये आपके पास cos कर्व है, ये मैक्सिमम से शुरू हो रहा है। और साइन थीटा और cos थीटा के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है, ये आपके पास फेज डिफरेंस है, एंड दिस फेज डिफरेंस इज ऑफ 90 डिग्री। तो देखिए cos, अब करंट की इक्वेशन में cos है तो करंट लीड करता है, वोल्टेज में आपके पास जो है साइन है तो वो लीड करता है 90 डिग्री से। तो इसका वेव फॉर्म आपके पास इस तरह बने।
ठीक है, ये याद रखें। तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, कैपेसिटर इन एसी सर्किट हमने देख लिया कि करंट और वोल्टेज आपके पास जो है, ठीक है, उसका फेज सेम नहीं है अगर आप कैपेसिटर को एसी सर्किट में लगा लें। एक बात याद रखें, रेजिस्टिव सर्किट में साइन थीटा और कास, साइन थीटा मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास था, तो एवरेज पावर लॉस आपके पास 0 नहीं था। और एसी सर्किट में अगर वोल्टेज में साइन थीटा हो और करंट में कास थीटा, मतलब एक इक्वेशन में साइन थीटा हो दूसरे में कास थीटा, फेज डिफरेंस या फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्री हो, तो हर उस सर्किट का एवरेज पावर लॉस आपके पास 0 होगा। ये अपने पास लिख ले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में और शॉर्टकट्स में, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है इसमें। अगर वोल्टेज और करंट में एक इक्वेशन में साइन थीटा हो और दूसरे में कास थीटा हो, या अगर करंट और वोल्टेज के दरमियान 90 डिग्री फेज डिफरेंस हो, देन एवरेज पावर लॉस विल बी 0। ठीक है, एवरेज पावर लॉस आपके पास जो होगा, एवरेज पावर लॉस, तो एवरेज पावर लॉस इन अ कैपेसिटिव सर्किट इज 0। व्हाई? बिकॉज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री between VC and IC। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान अगर फेज डिफरेंस 90 हो, तो एवरेज पावर लॉस विल बी ऑलवेज 0। एवरेज पावर लॉस आपके पास जो होगा वो 0 होगा। और अगर करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस 90 ना हो, तो फिर पावर लॉस होगा। ठीक है, फिर पावर लॉस नॉन 0 होगा। और अगर करंट और वोल्टेज के दरमियान 0 डिग्री फेज डिफरेंस हो, तो एवरेज पावर लॉस मैक्सिमम होगा। रेजिस्टिव सर्किट में पावर लॉस मैक्सिमम होता है बिकॉज फेज डिफरेंस इज 0। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज अगर 90 हो, एवरेज पावर लॉस विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, और अगर 0 और 90 के दरमियान कोई एंगल हो, तो फिर मैक्सिमम से कम पावर लॉस होगा और 0 से ज्यादा होगा, नॉन 0 होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम रिएक्टेंस को ले रहे हैं। रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस पहले मैं डिफाइन कर लेता हूं। द अपोजिशन ऑफर्ड, रिएक्टेंस का मतलब आपके पास ये होता है द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर और इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, टू द फ्लो ऑफ चार्जेस या करंट। ठीक है, तो इसको बेसिकली फिर हम कहते हैं रिएक्टेंस। एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट। रिएक्टेंस द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर और इंडक्टर, इसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का कास होते कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद लेटेस्ट एटम्स, और रिएक्टेंस का मतलब होता है the opposition offered due to a potential or electric field or potential या EMF। ठीक है, उसकी वजह से अपोजिशन। ठीक है, और रिएक्टेंस की वजह से आपके पास पावर लॉस नहीं होता। ठीक है, रिएक्टेंस की वजह से पावर लॉस नहीं होता, रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस होता है। ठीक है, पावर लॉस इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज ऑलवेज 0। हम यहां पर सर्किट के रेजिस्टेंस को 0 ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पावर लॉस रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है, कैपेसिटर के चार्ज और डिस्चार्जिंग की वजह से नहीं होता। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा वेवफॉर्म में भी आपको बता दूं कि देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में सोर्स कैपेसिटर को एनर्जी देगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर वापस एनर्जी सर्किट को देगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में सोर्स कैपेसिटर को एनर्जी देगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में एनर्जी बैक टू सोर्स, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनर्जी डिलीवर्ड टू कैपेसिटर, एनर्जी डिलीवर्ड टू कैपेसिटर। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके पास सर्किट जो सोर्स है वो कैपेसिटर को एनर्जी देगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर वापस एनर्जी सोर्स को देगा। सो एनर्जी इज ऑसिलेटिंग बिटवीन द कैपेसिटर एंड सोर्स। सोर्स और कैपेसिटर के दरमियान एनर्जी ऑसिलेट करता है,
और एनर्जी ऑसिलेशन की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम सर्किट को प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। ठीक है, ये सर्किट आपके पास जो होता है, जब फेज डिफरेंस आपके पास 90 होता है, इसको हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, एंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज कंसीडर्ड टू बी 0। अब आपके पास रिएक्टेंस का फॉर्मूला XC V नॉट डिवाइड बाय I नॉट, और XC इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय IRMS। ठीक है, और XC आपके पास जो है V डिवाइड बाय I, ये तीनों आपके पास फॉर्मूले फॉर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, फॉर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, सॉरी, फॉर द रिएक्टेंस जनरल फॉर्मूले हैं, रिएक्टेंस के जनरल फार्मूले है किसी भी सर्किट के लिए। लेकिन अगर मैं कैपेसिटिव सर्किट लूं, अगर मैं कैपेसिटिव सर्किट लूं, तो 1 डिवाइड बाई C ओमेगा, ओमेगा 2 पाई डिवाइड बाई T, तो मैं इस फार्मूले को 2 पाई C T, या इसको मैं 1 डिवाइड बाई 2 पाई FC भी लिख सकता हूं। ये आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फार्मूले हैं। ठीक है, 1 डिवाइड बाई C ओमेगा, ओमेगा आपके पास किस चीज के बराबर है? एंगुलर वेलोसिटी, 2 पाई डिवाइड बाई T, या इसको हम 2 पाई F से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाई C ओमेगा, T डिवाइड बाई 2 पाई C, 1 डिवाइड बाई 2 पाई FC, ये आपके पास फॉर्मूले है फॉर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर अगर गिवन हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन हो, टाइम पीरियड गिवन हो, कैपेसिटेंस गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो, कैपेसिटेंस गिवन हो, तो आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, या इवन अगर आपको पीक वैल्यूज गिवन हो तो आप उससे भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, यहां से देखें आप लोग, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी अगर आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कांस्टेंट हो। ठीक है, या यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं XC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं। तो देखिए, अगर डिफरेंट कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर हो, ठीक है, और मैं सेम फ्रीक्वेंसी वाले AC से उसको चार्ज कर रहा हूं, ठीक है, तो रिएक्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा। दो कैपेसिटर है, डिफरेंट कैपेसिटेंस वाले हैं, और सेम फ्रीक्वेंसी वाले सोर्सेज से डिफरेंट सर्किट में मैं डिफरेंट कैपेसिटर्स को चार्ज कर रहा हूं, तो रिएक्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, बिकॉज XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, अगर सेम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर है लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले AC से मैं उसको चार्ज कर रहा हूं दो डिफरेंट सर्किट्स में, ठीक है, तो रिएक्टेंस जो है किस कैपेसिटर का ज्यादा होगा? तो जिस सर्किट में आपने कम फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स लगाया हुआ है, कम फ्रीक्वेंसी वाला या ज्यादा टाइम पीरियड वाला, ठीक है, तो उस सर्किट में जो कैपेसिटर होगा उसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर कट इक्वेशन से आपको पता चल रहा है। डिफरेंट कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर है और सेम फ्रीक्वेंसी वाले सोर्सेस है, दो डिफरेंट सर्किट से, और मैं दोनों कैपेसिटर को चार्ज कर रहा हूं, ठीक है, तो रिएक्टेंस कौन सा ज्यादा ऑफर करेगा? जिसका कैपेसिटेंस कम होगा। अगर दो सेम कैपेसिटर्स है, डिफरेंट सर्किट्स है और डिफरेंट AC सोर्सेज से मैं उसको चार्ज कर रहा हूं, तो रिएक्टेंस किसका ज्यादा होगा? ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिस AC सोर्स का फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो वहां पर उस सर्किट का कैपेसिटर जो होगा वो ज्यादा रिएक्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास जो है फार्मूला है। अब यहां पर XC इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई FC। अब यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन में करवा रहा हूं। नंबर फर्स्ट, इफ फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू 0 मीन्स डिक्रीजिंग। अगर फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं तो XC
will be tends to infinity means ये आपके पास इंक्रीजिंग कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके पास इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर मैं नॉन फ्लक्चुएटिंग डीसी के साथ लगा लूं, F इज इक्वल टू 0 प्योर डीसी, मैं एक डीसी बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर रहा हूं, तो XC विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, कैपेसिटर इनफाइनाइट रिएक्टेंस शो करेगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि इसका मतलब है कैपेसिटर बिहेव एज अ इंसुलेटर इन डीसी, ठीक है। इसका मतलब आपके पास यह बना कि कैपेसिटर अगर डीसी सर्किट में है वो एक इंसुलेटर का बिहेव करेगा, के सामने है ना, X इज इक्वल टू इनफाइनाइट रिएक्टेंस, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, इफ फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इनफाइनाइट मींस इंक्रीजिंग, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं तो XC विल बी टेंड्स टू 0 मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके पास जो है वो डिक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर मैं लिख लो इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनफाइनाइट XC विल बी इक्वल टू 0, तो आप देखिए थोड़ा सा, AC का फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होता है, अगर AC का फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा और अपोजिशन कम होगा, और अपोजिशन कम का मतलब यह है कि कैपेसिटर बिहेव एज अ कंडक्टर, एज अ कंडक्टर इन AC, क्योंकि AC का फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होता है। तो DC में अगर आप कैपेसिटर को लगा लें तो कैपेसिटर बिहेव एज इंसुलेटर, और अगर आप AC सर्किट में लगा लें तो कैपेसिटर बिहेव एज अ कंडक्टर। क्यों? रिएक्टेंस स्मॉल होगा, डिक्रीजिंग, और स्मॉल भी मैं इसके साथ लिख सकता हूं, ठीक है, और इसके साथ में लार्ज भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये आपके पास जरूरी पॉइंट्स है, ठीक है। अगर मैं एक कैपेसिटर AC सर्किट में लगा रहा हूं और फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अगर मैं एक कैपेसिटर को DC सर्किट में चार्ज कर रहा हूं, इन द कैपेसिटर बिहेव एज अ डिश, तो आपके पास कैपेसिटर बिहेव एज अ इंसुलेटर, ठीक है। तो इसको आप गौर से पढ़े, कैपेसिटर इन AC सर्किट गौर से आप लोग पढ़े, ठीक है। हर एक पॉइंट मैंने काफी क्लियर किया है, ठीक है। MCQs प्रैक्टिस आप उस पे करें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इंडक्टर इन AC सर्किट, फेजर डायग्राम, फिर आपके पास RC सर्किट, और RC सर्किट में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, फिर RL और RLC सर्किट जल्दी जल्दी हो गया इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप उसको एक नजर पढ़े, इंडक्टर इन AC सर्किट, फेजर डायग्राम, ठीक है, RC सर्किट और RC सर्किट और RL सर्किट, ये एक नजर जरूर पढ़े, ठीक है। थैंक यू सो मच।